जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम वीडियो प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर, जबकि 8 प्रैक्टिस सेट और 6 प्रीवियस ईयर पेपर मैं पहले लगवा चुकी हूँ। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जीवा के आधार पर आ होता है, यानी कि आ का भेद पूछा है और किस आधार पर? जीवा के आधार पर। हिरस्य स्वर, तो हिरस्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर, जो स्वर के भेद होते हैं ये होते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर। मूल स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर जो भेद होते हैं ये होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे जीवा के आधार पर। तो जो आ है वो जीवा के आधार पर ही पूछ रहा है, कैसा है? मध्य स्वर है। जबकि हिरस्य स्वर और मूल स्वर में चार चार वर्ण आते हैं, उनमें आ, ए, ओ, रे, यानी कि आ हमारा हिरस्य स्वर भी है, मूल स्वर भी है, मध्य स्वर भी है, लेकिन वहाँ उसने स्पष्ट किया है प्रश्न में कि किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य स्वर। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि आ होता है, तब हमारा आंसर सभी हो जाएगा, लेकिन जब स्पेशली पूछना चाह रहा है, विशेषतः पूछ रहा है कि जीवा के आधार पर स्वर कैसा है, तो कैसा है? मध्य स्वर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न में से भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? प्रेमघन, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास या श्रीधर। तो प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि श्रीधर द्विवेदी युग के कवि हैं, जिन्हें स्वच्छंदतावाद का जनक भी माना जाता है। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सांकेतिक भाषा की प्रमुख सीमा है? मूक बधिरता, दृष्टिहीनता, निरक्षरता, सभी। तो भाई अगर भाषा की सीमाओं की बात की जाए तो ये तीनों हैं, क्योंकि भाषा के होते हैं विविध रूप। उनमें से भाषा विज्ञान की अगर बात करें तो भाषा विज्ञान केवल 2 भेदों को मानती है, मौखिक और लिखित। लेकिन अगर बृहद दृष्टि से देखा जाए तो भाषा के 3 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो जो सांकेतिक भाषा है उसकी जो प्रमुख सीमा है, सांकेतिक भाषा है क्या? कि जब हम किसी बात को संकेतों से या इशारे के माध्यम से कहना चाहें तो वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। तो मूक बधिरता, मूक होता है गूंगा, बधिर होता है बहरा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गूंगा और बहरा है, तो उसके लिए तो भाई सांकेतिक भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो सारी ही बातों को किस में समझेगा? संकेतों से समझेगा। दृष्टिहीनता, भाई जो व्यक्ति गूंगा बहरा है वो देख कर लिप सिंग यानी कि होठों के चलने की गति से पता कर लेता है। तो सांकेतिक भाषा की तो प्रमुख सीमा क्या होगी? दृष्टिहीनता ही होगी, क्योंकि जो गूंगे बहरे व्यक्ति हैं वो अपने चक्षु यानी कि नेत्रों से बहुत कुछ समझते हैं, लोगों के भावों को देखकर, उनके बोलने के तरीकों को देखकर उनकी बातों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जबकि निरक्षरता यानी अक्षर का ज्ञान न होना लिखित भाषा की प्रमुख सीमा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान ही नहीं होगा वह व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाएगा। तो लिखित भाषा की प्रमुख सीमा निरक्षरता होती है, जबकि मौखिक भाषा की प्रमुख सीमा मूक बधिरता होती है। लेकिन प्रश्न कह रहा है क्या? कि सांकेतिक भाषा की प्रमुख सीमा क्या है?
तो भाई सांकेतिक भाषा की प्रमुख सीमा है दृष्टिहीनता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 2। नेक्स्ट प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। तो भाई 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से 3 विकल्प में सन्यासी लिखने का प्रयास किया गया है। तो आपको बताना है कि सन्यासी कौन सा शुद्ध है। तो देखो पहले हम कर लेते हैं संधि। सम उपसर्ग, धन नि उपसर्ग, धन आस शब्द और फिर बाद में लगा ई प्रत्यय। आस शब्द में जैसे ही मैंने नि प्रत्यय जोड़ा तो नि का मेल किससे हुआ? आ से हुआ। और जैसे ही नि का मेल आ से हुआ, इसका अर्थ हुआ कि छोटे ई का मेल असमान स्वर से हो रहा है, यानी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। यानी शब्द क्या बन जाएगा? न्यास। और जैसे ही न्यास में सम उपसर्ग जोड़ा तो व्यंजन संधि का नियम कहता है कि माँ की संधि यदि भिन्न व्यंजन वर्ण से होती है तो क्या होगा? माँ आधे न में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात शब्द क्या बनेगा? संन्यास। और संन्यास में जैसे ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सन्यासी। तो जो हमारा पहला विकल्प है वो बिल्कुल शुद्ध विकल्प है, क्योंकि दूसरे विकल्प में अनुस्वार तो है लेकिन न्यास का आधा ना नहीं है। तीसरे विकल्प में दोनों ही ना बना दिए हैं जो कि अशुद्ध हैं। तो हमारा शुद्ध आंसर क्या होगा? शुद्ध आंसर होगा ऑप्शन ए, विकल्प पहला। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो भाई रूपांतरण का अर्थ होता है जहाँ शब्द का परिवर्तन किया जा सके। तो शब्द का परिवर्तन किया जा सके या ना किया जा सके तो 2 भेद होते हैं, यानी विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को कहते हैं विकारी शब्द। और जो हमारे अव्यय होते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फिर फ्रेंच में? तो भाई इसे या तो हम हिंदी का सौभाग्य कहें या हिंदी का दुर्भाग्य कहें, अपने अपने विचारों से हम मान सकते हैं कि हिंदी का न तो पहला व्याकरण हिंदी में लिखा गया और न ही पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया। अंग्रेजी में हिंदी का सही मायने में, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया, लेकिन प्रथम इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो फिर प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? वो लिखा गया फ्रेंच में। गार्शा दत्तासी ने हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखने का सबसे पहला प्रयास किया और उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई एंदोस्तानी, जिसमें इस्तवार का अंग्रेजी अर्थ अगर मैं कहूँ तो होता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और लिटरेचर यानी कहा है उसका लिटरेचर यानी कि साहित्य, और एंदुई शब्द उन्होंने प्रयोग किया हिंदी कवियों के लिए, हिंदवी कवियों के लिए, और एंदुस्तानी यानी कि हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग किया गार्शा दत्तासी ने उर्दू कवियों के लिए, जो किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और उसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया, जबकि उसी का उर्दू अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है तज़किरा अशोरा, जिसको माना जाता है उर्दू अनुवाद गार्शा दत्तासी के ही ग्रंथ का। और अंग्रेजी में लिखा गया पहला ग्रंथ द जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन के द्वारा
उनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे सही अर्थों में हिंदी का पहला ग्रंथ माना, सच्चे अर्थों में पहला ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो गारसा दत्तासी थे उन्होंने काल विभाजन नहीं किया और जो कवि लिए वो वर्णान क्रम यानी कि अ ब स ABCD के अनुसार लिए, जबकि इतिहास जो है वो तिथि यानी कि डेट के आधार पर होता है, काल विभाजन पर आधारित होता है। इसीलिए सच्चे अर्थों में पहला ग्रंथ माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी में है। लेकिन जब भी सिर्फ प्रथम ग्रंथ की बात की जाए तो हम गारसा दत्तासी के ग्रंथ को ही मानते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रयास उन्होंने ही किया था। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि देसिल बैना सब जन मिठा पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति एक रचना है कीर्तिलता, उससे ली गई है और पूरे आदिकाल में हमें मात्र 2 ही रचनाएं का उल्लेख मिलता है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 2 रचनाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 2 रचनाएं ही अपने आप में पर्याप्त हैं ये साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि अभट्ट नाम की भी कोई भाषा होती थी। तो इस पंक्ति में भी अभट्ट का ही उल्लेख है कि देसिल बैना सब जन मिठा, और ये कीर्तिलता कीर्ति पताका जो रचना लिखी गई वो विद्यापति के द्वारा लिखी गई। विद्यापति ने अभट्ट भाषा को तो सिद्ध किया ही, इसलिए तो ये प्रसिद्ध है ही। साथ ही इन्होंने हिंदी में कृष्ण भक्ति का प्रारंभ किया, जो कि पदावली लिखी, जो कि जयदेव की परंपरा पर लिखी गई, यानी हिंदी में कृष्ण साहित्य को लाने का श्रेय भी विद्यापति जी को ही जाता है। अमीर खुसरो सबसे पहले हिंदी में यानी खड़ी हिंदी बोली के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, जबकि चंद्रवरदई जी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और हेमचंद जी अपभ्रंश भाषा के कवि हैं, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है सिद्ध हेमा अनुशासन, या जो सिर्फ शब्दानुशासन के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्पष्ट हो गया होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं आज के, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्न में से रसखान की कृति नहीं है। तो भाई रसखान की कृति सुजान रसखान है, बहुत अच्छी कृति है। प्रेम वाटिका भी है, दान लीला भी है। हालांकि दान लीला हमें कई राइटरों की कृति मिलती है। सुजान चरित नहीं है, और सुजान चरित की सबसे बड़ी विशेषता तो ये भी है कि रसखान, दान लीला और प्रेम वाटिका ये सभी रचनाएं भक्ति काल की लिखी गई हैं, जबकि सुजान चरित है भक्ति ग्रंथ ही, लेकिन उसमें श्रृंगार का पुट है, श्रृंगार जुड़ा हुआ है, और ये रीतिकाल की रचना है जो कि घनानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से निराला जी की रचना नहीं है। निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न में से निराला जी की रचना कौन सी नहीं है? असाध्य बीड़ा। तो भाई भैया निराला जी का तो पहला आंसर ही हमें मिल गया, यहीं पर हमारा उत्तर असाध्य बीड़ा। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास, ये तीनों की तीनों रचनाएं निराला जी की और बेहद उत्कृष्ट की रचना है। अगर मैं बात करूं राम की शक्ति पूजा की, तो राम की शक्ति पूजा में जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं और वो हार रहे हैं युद्ध को, तो प्रारंभ यहीं से हो रहा है रचना का कि रवि हुआ अस्त, यानी रवि डूब गया। कैसे डूब गया? जहाँ राम रावण का अपराजय युद्ध रह गया, जिसमें राम हस्तप्रस्त हैं, राम के हौसले पस्त हो गए कि वो युद्ध जीत ही नहीं पा रहे हैं, और सभी जो राम के सेना है, सेनापति हैं, वो विचार भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। राम भी अंधेरे में है, अमा निशा, बहुत गहरी निशा है, और भगवान राम बैठे सिर्फ अपने आप से ही विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सच के साथ हूँ, फिर भी मैं युद्ध हार रहा हूँ। तो जावंत जी जो उनकी सेना के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि छोड़ दो समर,
करो शक्ति की आराधना, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी शक्ति की मौलिक आराधना करो। क्योंकि जो शक्ति है वो किधर है, वो अभी रावण के पास है, क्योंकि रावण ने उसकी शक्ति की आराधना की है। तो हे प्रभु आप भी क्या कीजिए, आप समर यानी युद्ध भूमि को छोड़ दीजिए और युद्ध की बागडोर अपने सेनापति यानी लक्ष्मण को दे दीजिए। और आप क्या कीजिए, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, के आप भी आराधना कीजिए और दृढ़ आराधन कीजिए। तो भगवान राम जो दृढ़ आराधन कर रहे हैं, जिन्होंने हनुमान जी से कहा है कि 108 इंदिवर लेकर आने हैं, तो इंदिवर 108 कमल लेकर आए हैं। और जब वो आराधना पूरे मनोयोग से कर रहे हैं तो आदि शक्ति के मन में आया कि क्यों ना एक बार परीक्षा लेकर देखी जाए, किसकी, भगवान राम की। तो वो चुपके से एक इंदिवर, एक कमल के फूल को उठा ले गई हैं। और भगवान को लगा कि मेरी पूजा यहाँ भी असफल हुई। तो वहाँ एक पंक्ति आती है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध है, यानी जो पूरे जीवन विरोध पाता आया है, राम का जीवन है जो अपने जीवन के लिए किया कहा गया है। तो उसमें अचानक से याद आया है कि उनकी माँ उनको राजीव नयन कहती थी, यानी उनके पास अभी भी 2 कमल हैं। तो वो एक नेत्र उठाने मतलब निकाल कर शक्ति को समर्पित करने के लिए देते हैं, तभी आदि शक्ति आ जाती हैं, प्रकट होती हैं। क्या कहते हुए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह आदि शक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मील का पत्थर है, एक लंबी कविता है लेकिन महाकाव्य के गुण रखती है। सरोज स्मृति मैंने पिछली पेपर में बताई थी कि निराला जी ने अपनी पुत्री के वियोग में लिखी है, पुत्री की याद में लिखी है। और तुलसीदास रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है उनकी, अषाढ्य बीड़ा अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। इसकी एक इम्पोर्टेंट पंक्ति मैं बता देती हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर आती है कि आ गए केस कंबली, आ गए प्रियंबद केस कंबली। अषाढ्य बीड़ा है जिसमें अहम के विसर्जन पर लिखी गई कविता है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब माना जाता है, कब से माना जाता है। तो भाई 1918 से तो हुआ है हमारा छायावाद का प्रारंभ, क्योंकि अगर प्रारंभ की बात की जाए तो 1850 से हम आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं, जिसमें 1850 से 1950 तक है भारतीय युग, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918 या 1920 तक कुछ लोग मानते हैं, वैसे सर्वमान्य मत 1918 है, माना जाता है द्विवेदी युग। 1918 से 36 तक है छायावाद युग, 1936 से 42 तक माना जाता है प्रगतिवाद, 1943 से 54 तक माना जाता है प्रयोगवाद, और 1954 से हमारी नई कविता प्रपद्यवाद आदि आ जाते हैं। और 1960 से माना जाता है साठोत्तरी कविता, और साठोत्तरी कविता के बाद कविता यानी काव्य के क्षेत्र में बहुत सारे आंदोलन आ जाते हैं, वाम कविता, परमार कविता, ताजी कविता, युयुप्सावादी कविता, अनेकानेक। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है 1943 से, जब अज्ञे ने किया था तार सप्तक का प्रारंभ। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से तार सप्तक तत्सम युग्म अशुद्ध है। चिड़िया चटिका, तो भाई चिड़िया को तत्सम शब्द चटिका ही होता है, छाता का छत्रक ही होता है, चौखट का चतुष्काठ होता है, यानी अशुद्ध युग्म कोई भी नहीं है। जो 3 विकल्प दिए गए हैं तीनों ही विकल्प हमारे सही हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध नहीं है। यहाँ तो यहाँ वर्तनी की दृष्टि से पहला शुद्ध है, दूसरा शुद्ध है। लौंग और लवंग, लौंग तद्भव शब्द है और लौंग तत्सम शब्द है। यहाँ को तत्सम में कहते हैं यत्र, क्या कहते हैं, यत्र। मोती को तत्सम में मुक्ता ही कहते हैं, और ही या को तत्सम में हृदय ही कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है कि विदेशी भाषा के लिए से लिए गए शब्द कहलाते हैं आगत शब्द,
संकर शब्द, विदेशज शब्द या सभी। तो भाई संकर शब्द तो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। आगत शब्द हम कह भले ही सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली संज्ञा दी गई है वो दी गई है विदेशज शब्द। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो रचना या बनावट के आधार पर होते हैं शब्द के 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो फिर क्या नहीं होगा? यानी तत्सम शब्द नहीं होगा। फिर तत्सम शब्द किस आधार पर होता है? तत्सम शब्द होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलिए आज के अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ऐश्वर्य का विलोम क्या है? ऐश्वर्य का विलोम गरीब, अमीर। तो भाई गरीब और अमीर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ, क्योंकि रुग्ण होता है बीमार। और ऐश्वर्य का विलोम होगा दारिद्र। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से शुद्ध विलोम नहीं है। क्रस, अकश। तो भाई क्रस का विलोम तो रिज होता है, ये तो होता ही नहीं है। और क्षुद्र का विलोम महान ही होता है। आर्य का अनार्य ही विलोम है। और बर्बर का सभ्य ही है। क्षुद्र होता है संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति। महान होता है उच्च विचारों का व्यक्ति। आर्य तो हम जानते हैं, हम कहते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ, यानी कि अगर भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा की बात करें तो आर्यों को उत्कृष्ट कुलीन माना जाता है। और बर्बर होता है अनसिविलाइज्ड, या जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मैनर्स ना हो। और सभ्य होता है सिविलाइज पर्सन, यानी सभ्य व्यक्ति, मैनरफुल व्यक्ति। तो प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर है वो होगा विकल्प पहला। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि जड़ काटते जाना और पानी देते जाना लोकोक्ति का उचित अर्थ होगा। जड़ काटने से पानी अंदर तक जा सकता है। भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जड़ पानी देने से जड़ सहजता से कट जाती है, ये भी इस लोकोक्ति का अर्थ नहीं है। ऊपर से प्रेम दिखाना, वास्तव में हानि पहुंचाना, बिल्कुल। जड़ काटते जाना और पानी देते जाना, यानी दिखावे के लिए तो हम दे रहे हैं वृक्ष में पानी, और क्या कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में उसकी जड़ काट रहे हैं, यानी कि उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न कहता है कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जादू से सिर चढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं भाई। जादू करने वाला व्यक्ति सिर पर चढ़ सकता है? हो सकता है भाई जादू यानी मैजिक में ऐसा कुछ होता हो, लेकिन इस लोकोक्ति का अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति का दबदबा सभी मानते हैं। बिल्कुल भाई, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी जो जिसका प्रभाव होता है उसका दबदबा सभी मानते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्न में से कालवाचक विशेषण अव्यय है। इधर, यहाँ, क्योंकि, आज। तो भाई काल होता है समय, और समय का बोध हो रहा है आज से, जबकि इधर बता रहा है दिशा का संकेत, और यहाँ बता रहा है स्थान। यानी कि दिशा और स्थान, या दिशा और जो दशा है यहाँ, वो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। और क्योंकि होता है रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का भेद। तो 19 का आंसर क्या है? 19 का आंसर है हमारा विकल्प
4 आज, क्योंकि आज समय का बोध करा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से मुहावरे का चयन कीजिए। तो मुहावरे का चयन करना है हमें। यहाँ पर जहाँ पर देखा तवा परात, वहाँ पर गाए सारी रात। यानी जहाँ पर हमने क्या देखा, तवा और परात देखा, वहीं पर सारी रात भात गाने लगे। यानी इसका अर्थ क्या होता है, जहाँ हमें अपनी सुविधाजनक कार्य दिखे वहीं पर जाके, यानी जहाँ हमारा लालच सिद्ध हो जाए वहीं हम क्या करते हैं, वहीं पर हम करते हैं उसी के गुणगान करने लगते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना होता है अपने स्वार्थ के लिए, या जहाँ भी आवश्यक हो अपने बात से बदल जाना, मुकर जाना, कमिटमेंट से हट जाना। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी सीमित वस्तुओं का, यानी पर्याप्त वस्तुओं का होना। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है मुहावरे का चयन। तो भाई मुहावरे और लोकोक्ति दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि मुहावरे होते हैं व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध और लोकोक्ति होती है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली। तो इसको पहचानने का एक सामान्य सा तरीका ये है, बिल्कुल ट्रिक फॉर्मेट, कि जो मुहावरे होते हैं उनके पीछे ना आता है, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना। और दूसरा ये कि जब हम लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो लोकोक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब भी हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो मुहावरे का प्रभाव पड़ता है, यानी मुहावरे में परिवर्तन हो जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर आते हैं। और आज का अगला प्रश्न है प्रशासनिक हिंदी से, प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित। और प्रश्न क्या कहता है कि डिविडेंड का हिंदी अर्थ होगा विदाई। तो भाई विदाई तो होता है फेयरवेल, अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन, लाभ्यांश होता है डिविडेंड और निर्देशिका होता है डायरेक्टरी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा लाभांश। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि फॉर्मूला का हिंदी रूपांतरण होगा टंकण। टंकण होता है टाइपिंग, सूत्र होता है फॉर्मूला, और तरीका तो होता है हमारा स्टाइल। यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है दुभाषिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दुभाषिया वो व्यक्ति होता है जो दो भाषाओं को जानता है। इंटरिम, इंटरमीडिएट या इंटरप्रेटर। तो भाई दुभाषिया कौन होता है, जो दो भाषाएं जानता है। तो दुभाषिया ना तो आपका इंटरिम होता है, ना इंटरमीडिएट होता है, और ना ही होता है आपका क्या, सॉरी हाँ बिल्कुल हमारा आंसर होता है इंटरप्रेटर। और जबकि अगर हम बात कर लें किसकी, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट ये वो इंटरमीडिएट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट का मतलब 12वीं कक्षा नहीं होता। तो फिर इंटरमीडिएट का अर्थ क्या होता है, इंटरमीडिएट का अर्थ होता है सेकंड इंटरमीडिएट का अर्थ होता है मध्यवर्ती, यानी जो बीच में काम करता है, मध्यम वाला। और इंटरिम का अर्थ होता है अंतरिम। और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है विकल्प तीसरा। तो चलिए अगले उत्तर पर आ जाते हैं। और अगला उत्तर क्या कहता है कि संवाद लेखन का आशय होता है, या संवाद लेखन का आशय है बातचीत करते हुए देखना, बातचीत करते हुए सुनना, या बातचीत करते हुए दिखाना, या फिर सभी। तो भाई यहाँ संवाद जो होता है वो डायलॉग होता है। तो संवाद लेखन यानी जब हम लिख रहे हैं तो हम बातचीत करते हुए देख नहीं रहे हैं,
जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम किसी का मंचन देख रहे हैं तब हम सुन रहे हैं। लेकिन जब हम संवाद लेखन कर रहे हैं तो किसी को बातचीत करते हुए दिखा रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है कि संक्षेपण गद्यांश के कितने शब्दों में लिखा जाता है? यानी कि आपके सामने जो पूरा गद्यांश दिया गया, अगर आपको उसका संक्षेपण लिखना हो तो आप कितने शब्दों में लिखेंगे? 1/3, 2/3, आधा या 1/4? तो जो संक्षेपण होता है, या जिसे हम सार कहते हैं, सार लेखन कहते हैं, उसे हम 1/3 शब्दों में लिखते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि काल का शुद्ध भेद नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्य काल, या कोई नहीं। तो देखो, जो अंग्रेजी में हम पढ़ रहे होते हैं ना, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, वही हिंदी में होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल। लेकिन हिंदी में फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता, यानी अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होता। और अपूर्ण के लिए सतत और निरंतर शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल तात्कालिक वर्तमान काल या सतत निरंतर वर्तमान काल। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अतल और अतुल शब्द युग्म का उचित अर्थ होगा। तो भाई, अतल जिसका तल ना हो, यानी जिसके तल का बोध ना हो, बहुत गहरा, और तुल्य और अतुल यानी जिसकी तुलना ना की जा सके, तो गहरा और तुलना रहित ही अतल और अतुल का उचित अर्थ है। आज का क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अलिक अलीक शब्द युग्म का उचित अर्थ होगा। तो अलिक होता है माथा, भाई भ्रमर तो अल होता है, यानी हम क्या शब्द प्रयोग करते? अगर हम लिखते अल तो हो जाता भ्रमर, और लिखते अली या आली तो हो जाता हमारा सखी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अलिक और अलीक, तो अलिक होता है माथा और अलीक होता है मिथ्या। तो देख लेते हैं, अलिक लिखा हुआ है माथा, विकल्प बी, और अलीक मिथ्या, यानी कि हमारा विकल्प बी नहीं, सॉरी, विकल्प सी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। किसका? क्वेश्चन नंबर 28 का। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है नब्बिंब का संधि विच्छेद होगा। नद प्लस अम्बु, नद प्लस अम्बु, नद प्लस अम्बु, या नदी प्लस अम्बु। तो हो रही है यड़ संधि, यानी स्वर संधि। आ का मेल हो रहा है असमान स्वर से, जो बन गया या, और या और आधा दा मिलकर बना ध्या। तो हमारा सही आंसर होगा नदी प्लस अम्बु, यानी नदी का जल। विकल्प चौथा उत्तर है किसका? प्रश्न संख्या 29 का। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर, और प्रश्न संख्या 30 क्या कहती है? तो प्रश्न संख्या 30 है कि अष्टभुजा में समास है। अष्टभुजा यानी 8 हैं जिसकी भुजाएं। तो भाई पहला शब्द है संख्यावाची। तो आप संख्यावाची को समझकर द्विग न लगाइए। हालांकि कर्मधारय यानी कि विशेषण विशेष से कि उसकी एक विशेषता हो सकती है कि भुजाओं की विशेषता क्या है कि वे 8 हैं, तो कर्मधारय भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा बहुब्री, क्योंकि ना 8 का महत्व रहा, ना भुजाओं का महत्व रहा, बल्कि देवी का महत्व हो गया, तीसरे पद का महत्व हो गया। तो हमारा उत्तर हो गया क्या? अष्टभुजा बहुब्री समास। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी है कि जब पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो तब होता है द्विग समास। जब पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद नदी का नाम हो, तब होता है अव्ययी भाव समास। और पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद शरीर का अंग हो, तब होता है हमारा बहुब्री समास। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि नाविक में
कौन सी संधि होगी? अयादि, यड़, व्यंजन या विसर्ग? तो बच्चे नाविक में होगी क्या? यड़ संधि। और अयादि संधि कैसे? नए धन एक। और जब भी आपके सामने कोई शब्द हो और आप ना समझ पाएँ कि संधि कौन सी है, तो एक सबसे सटीक तरीका जो मुझे लगता है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, वो होता है पर्टिकुलर शब्द का वर्ण विन्यास कर लेना। तो चलिए हम वर्ण विन्यास कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? न, आ, आधा व, ए और का। तो बच्चे एक प्रत्यय हमने सहजता से निकाल लिया और एक प्रत्यय के बाद हमारे पास क्या बचा? आब बचा। तो जो आब है, आब का अर्थ क्या होता है? आब का अर्थ है यानी ना पर लगी होगी बड़े ओ की मात्रा, क्योंकि जब ए आय में, आय में, आओ अब में और आओ बड़ा ओ आब में कहाँ बदलता है? तो अयादि संधि के अंतर्गत बदलता है। तो नाविक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि दही में दही बड़ा का विग्रह पद होगा। दही का बड़ा, दही से बना बड़ा, दही और बड़ा, या दही में डूबा हुआ बड़ा? तो भाई बड़ा होता है जो दही में डूबा हुआ होता है, तो हमारा सही विग्रह हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। जैसे रसमलाई होती है तो ना रस की मलाई होती है, ना रस से बनी मलाई होती है, और न रस की मलाई होती है, बल्कि क्या होती है? रस में डूबी हुई मलाई होती है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। नहीं शब्द को दिया गया है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। बीप्सा, संग्रहवाचक, गणनावाचक, अवस्थावाचक। तो बीप्सा, संग्रह और गणना तीनों संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। बीप्सा जैसे मैंने कहा हर रोज, हर 5वें दिन, हजारों हजार, दसों दस, तो ये आ जाता है हमारा बीप्सा में। संग्रह में अगर मैंने कहा जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया दोनों, तीनों, चारों, या संग्रह में ये भी आता है जैसे किसका कलेक्शन हो चुका है। जैसे मैंने कहा दर्जन, तो दर्जन से एक संग्रह का बोध हो रहा है। और गणना तो हमारे दो भेद होते ही हैं, जहाँ काउंटिंग्स का बोध हो, पूर्णांक और अपूर्णांक। अगर मुझे पूरे अंक का बोध हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो होता है पूर्णांक गणनावाचक, और आधा, डेढ़, सवा, ढाई, पौने 2, तो वो होता है अपूर्ण गणनावाचक। लेकिन संख्यावाचक का विशेषण क्या नहीं होता? अवस्थावाचक नहीं होता, क्योंकि अवस्थावाचक गुणवाचक विशेषणों के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि मैं फिरोजाबादी हूँ। भाई बिल्कुल मैं फिरोजाबादी हूँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, लेकिन पूछ रहा है फिरोजाबादी में विशेषण गुणवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक या अवस्थावाचक। तो भाई गुणवाचक तो है, लेकिन गुणवाचक में फिरोजाबाद से करा रहा है स्थान का बोध, तो क्या है? ये है हमारा स्थानवाचक। ऐसी स्थिति में जब भी हमारे सामने विकल्प होते हैं तो हम सटीकतम उत्तर को लेते हैं, क्योंकि फिरोजाबादी गुण का बोध तो है, लेकिन गुणवाचक में ही स्थानवाचक का बोध करा रहा है, तो हमारा उत्तर जो होगा वो स्थानवाचक होगा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से भिन्न है। कौन भिन्न है भाई? देखते हैं। खटखटाना, चले जाना, गिरा देना, खा लेना। तो भाई देखो, चलना और जाना 2 क्रिया, गिरना और देना भी 2 क्रिया, खाना और लेना भी कितनी क्रिया? 2 क्रिया। तो जहाँ 2 क्रियाएं होती हैं वो होती हैं संयुक्त क्रिया या सम्मिश्रित क्रिया। लेकिन खटखटाना है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी यानी लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि कटकटाना, भिन भिनाना, टिक टिकाना, छन छनाना, ये हमारी अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन संयुक्त क्रिया या सम्मिश्रित क्रिया के भेद हैं, उदाहरण हैं, भेद नहीं है।
तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आते हैं और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो भाई प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया होती हैं जहाँ कर्ता क्रिया स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो पढ़ना भी होगा कर्ता के द्वारा, पढ़ाना भी होगा कर्ता के द्वारा, पढ़ते रहना भी कर्ता के द्वारा होगा, फिर क्या नहीं होगा, पढ़वाना, यानी स्वयं न पढ़ के पढ़वा के किसी और से पढ़वाना ही क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है मुकदमा दायर करने वाला। तो जो भाई मुकदमा दायर करता है वो होता है वादी, जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है वो होता है प्रतिवादी, और जो बिगड़ चुका होता है या जिसमें विकार आ जाते हैं उसे कहते हैं विकृत, और जो बहुत बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, बिल्कुल 38 पर आएंगे, हमारा एक क्वेश्चन छूट गया क्योंकि सर्वज्ञ से मुझे लगा कि मैंने आपको नहीं बताया है। जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अल्पज्ञ, अज्ञ, बहुज्ञ या सर्वज्ञ। तो भाई ज्ञा का मतलब होता है जानना या ज्ञान लेना। तो जो अल्प जानता है, कुछ यानी थोड़ा जानता है, वो होता है अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है वो होता है बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है जो कुछ नहीं जानता यानी कि अज्ञ। 38 का उत्तर क्या होगा, 38 का उत्तर होगा हमारा विकल्प दूसरा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 39 पर। और क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि रंग में प्रयुक्त है चंद्रबिंदु, अनुस्वार, विसर्ग या आगत स्वर। तो देखो बच्चे 3 बिंदियां हम लगाते हैं, एक तो ये जो रंग पर लगी हुई है, एक इस तरीके से, दूसरा आधा चंदा और उसके ऊपर बिंदी। तो ये जो बिंदी है इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं आगत स्वर, ये होती है चंद्रबिंदु। आगत जो चंद्र बिंदु है ये हमेशा हमेशा से मतलब 99.5% लगती है हमारे तद्भव शब्दों में, यानी जहाँ जहाँ ये बिंदी होगी 99.5% संभावना है कि वो तद्भव शब्द होगा। आगत स्वर लगता है हमेशा अंग्रेजी शब्दों में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है रंग में, तो रंग में क्या लगा हुआ है, रंग में लगा है अनुस्वार, जबकि विसर्ग होती है हमारी जो 2 बिंदियाँ बाद में आती हैं। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। और 40 क्वेश्चन क्या कहता है, 40वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से तदित प्रत्यय वंशज का बोध कराते हैं, यानी वंश या पुत्र का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊनतावाचक, स्त्रीवाचक, अपत्यवाचक या कृतवाच्य। तो मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ, और सही शब्दों में कहूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि शायद लास्ट किसी वीडियो में मुझे याद है, ये तो याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है कि मैंने किस में बताया है, लेकिन किसी वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने ऊनतावाचक को वंश का बोध करना बता दिया है, जबकि बच्चे जो ऊनतावाचक होता है वो बोध कराता है हमारा लघुता का, हीनता का। तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा अपत्यवाचक। अपत्यवाचक हमें वंशज या लघु पुत्र का बोध कराता है, जैसे मैंने कहा रघु का पुत्र राघव, मनु का पुत्र मानव, पांडु के पुत्र पांडव। तो ये किसका बोध करा रहे हैं, पुत्रों का बोध करा रहे हैं, तो वो किस में जाते हैं, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय के अंतर्गत जाते हैं। अपत्यवाचक प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, इसमें 4 आपके समक्ष हैं और एक जो नहीं है वो होता है भाव गुणवाचक। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है, आज का अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से भिन्न है। तो निम्न में से भिन्न कौन सा है, देखते हैं। खगपति, खर, खगेश या सुपर्ण। तो भाई खगपति, खगेश और सुपर्ण तो है हमारे गरुड़ के पर्यायवाची, लेकिन खर है हमारे राक्षस का पर्यायवाची। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा खर, क्योंकि ये
इन तीनों से भिन्न है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्न में से परा उपसर्ग नहीं है। किस में नहीं है भाई? पराजय में नहीं है, पराक्रम में नहीं है, पराधीन में नहीं है या पराभूत में नहीं है। तो जय में लगा हुआ है परा, क्रम में भी है परा और भूत में भी है परा, लेकिन धीन में परा नहीं है, बल्कि पर उपसर्ग लगा हुआ है अधीन में, तब बना हमारा पराधीन, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। 42 का उत्तर क्या है? विकल्प तीसरा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न कहता है क्या कि वाच्य का भेद नहीं है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य या भाववाच्य। तो वाच्य के 3 ही भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या नहीं होता? क्रिया नहीं होता, क्योंकि क्रिया तो कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का बोध कराता है, या क्रिया तो कर्ता, कर्म या भाव के अनुकूल प्रयुक्त होती है, अनुसार प्रयुक्त होती है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि हे अरे ओ कारक चिन्ह किसके हैं? अधिकरण के, संबंध के, कर्ता के या संबोधन के। तो भाई हे अरे ओ जो कारक चिन्ह हैं वो हैं हमारे संबोधन के, जबकि अधिकरण के होते हैं मैं और पर, संबंध के होते हैं काकी के, रारी रे, नानी ने, और कर्ता का होता है ने। तो हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है विकल्प चौथा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव होती हैं। तो भाई द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव होती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सभी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो वचन हैं वो हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं, वे कभी भी बहुवचन के अंतर्गत नहीं आती। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या? जो नापतोल की वस्तुओं का बोध करें, जैसे आपने कहा तेल, पानी, पेट्रोल, लोहा, लकड़ी, सोना, कपड़ा। तो ये सब क्या है? ये आप नापतोल वाली वस्तुएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? आप इनको 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, आप उसकी काउंटिंग है 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल नहीं कर सकते। और नहीं आप ऐसे कहेंगे 1 बूंद, 2 बूंद, ये तो आप उसकी क्वांटिटी अपना रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन वो होंगी कैसी? हमेशा एक वचन होंगी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि निम्न में से बहुवचन नहीं बनाते। भाई भाई, गांव गांव, घर घर, धीरे धीरे। तो भाई पुनरुक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने कहा हम सब भाई भाई हैं, तो हम बहुवचन का बोध करा रहा है। वे गांव गांव घूमे, यानी एक से अधिक गांवों में घूमे। और जैसे एक डायलॉग आया था ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी कि एक से अधिक। लेकिन धीरे धीरे अव्यय शब्द है और ये बहुवचन नहीं बनाता। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजा का विलोम नहीं है रंक, प्रजा, भूप, रानी। तो भाई राजा का पर्यायवाची होता है भूप, जबकि राजा का विलोम रंक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है और रानी भी हो सकता है। तो क्या नहीं होगा? भूप नहीं होगा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है कर्ता, दात्री, नेत्री, धात्री। तो भाई कर्ता का स्त्रीलिंग होता है कर्त्री। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है कर्ता, करने वाला। दात्री है देने वाली, नेत्री है जैसे हम कहते हैं नेता, और अभिनेता। तो नेता का स्त्रीलिंग होता है हमारा नेत्री, और धात्री है धारण करने वाली। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि जो आया है वो जाएगा वाक्य में सर्वनाम है पुरुषवाचक, संदेहवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो जब एक सर्वनाम का संबंध
सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से होता है, तब वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी विकल्प तीसरा। जो पुरुष का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जो निकटता या दूरी का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और संदेहवाचक सर्वनाम का भेद होता ही नहीं है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नदी, रोटी, टोपी, दही। तो भाई नदी बहती है, रोटी होती है, टोपी पहनी जाती है, लेकिन दही होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा, दही, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।